आपने पराशरी ज्योतिष पढ़ी है तो उसमें अ, हर राशि को बहुत महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा लाल किताब को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि काल पुरुष की कुंडली क्या होती है। काल पुरुष की कुंडली जो है वो मेष लग्न से स्टार्ट होती है। मेष लग्न की कुंडली किसी की भी है उसको हम काल पुरुष की कुंडली मानते हैं। तो लाल किताब ये कहती है कि यहाँ पर अ, किसी की भी कुंडली हो, है, उसकी जो कुंडली है वो इससे, ये मेष लग्न से स्टार्ट होगी। किसी की भी कुंडली जो है वो मेष लग्न से ही स्टार्ट होगी। भले ही आपके ये लगन में चाहे 7 नंबर लिखा हो, चाहे तुला लग्न हो, चाहे कर्क लग्न हो, चाहे सिंह लग्न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाल किताब इसको नहीं मानती है। लाल किताब कहती है कि काल पुरुष के आधार पे जो काल पुरुष की कुंडली है वो मेष लग्न से स्टार्ट होती है। तो हर किसी की कुंडली जो है ना वो मेष लग्न से ही स्टार्ट होगी। ठीक है। मेरी भी कुंडली मेष लग्न से स्टार्ट होगी, राखी जी की भी मेष लग्न से स्टार्ट होगी, या जितने भी लोग हैं सबकी कुंडली मेष लग्न से ही स्टार्ट होगी। इसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली के ये जो 12 भाव दिख रहे हैं इसमें जो राशियां हैं, जैसे जो फर्स्ट हाउस में जो 1 नंबर लिखा है उसका स्वामी मेष, मतलब ये मेष राशि है ना, उसका स्वामी मंगल होता है। तो ये मेष राशि फिक्स है हर किसी के चार्ट में। फर्स्ट हाउस में 1 नंबर मेष राशि हर किसी के चार्ट में लाल किताब मानती है। मतलब फर्स्ट हाउस में मंगल की एनर्जी मानती है काल पुरुष की कुंडली। इसी तरीके से 1 2 3 4 हर हाउस वाइज इन राशियों को बैठा दो। तो सेकंड हाउस में ये जो टॉरस है इसकी ये फिक्स राशि है। ठीक है। तीसरे में मिथुन राशि है, ये फिक्स है। इसी तरीके से 1 से लेके 12 जो राशि है, मेष, वृष और ये मिथुन, कर्क, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, तो इनका स्थान जो है ना वो कुंडली में फिक्स रहता है। ये चीज क्लियर होगी। अब जब भी हम लाल किताब की कुंडली बनाएंगे तो कोई भी हो सकता है किसी के चार्ट में यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो, ठीक है, किसी के चार्ट में हो सकता है 8 नंबर लिखा हो, तो पराशरी ज्योतिष के हिसाब से उसको हम कहेंगे ये कर्क लग्न की कुंडली है, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। ठीक है। सर, लेकिन एक क्वेश्चन लेकिन था सर। हाँ, 1 मिनट, लेकिन लाल किताब की जो भी कुंडली बनेगी वो 1 नंबर से ही बनेगी मेष राशि से। पूछिए क्या पूछना है। सर, आप तो बोल रहे हैं मेष लगन से, मान लीजिए किसी का वृश्चिक राशि एट एट हाउस पड़ रहा है 1 नंबर में। तो उसका तो 12 में तो वेनस उच्च हो जा रहा है, तो मगर इसमें तो नहीं हो रहा है, तो इसमें का डिफरेंस कुछ होगा प्रेडिक्शन? अब तो मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ये आपके चार्ट में आपकी जो जन्म कुंडली है उसके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि लिखी हुई है। 8 8 वृश्चिक 8 वृश्चिक। सर। वृश्चिक राशि हाँ, लिखी, 8 नंबर लिखा हुआ हाँ, है ना। हाँ, तो हाँ सर। इसी तरीके से फिर ये 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ, इसी तरह लिखा हुआ है ना। हाँ सर। हाँ, अब आपको क्या करना है, और इसमें कहीं पे प्लेनेट भी लिखे होंगे। हम हम भी समझ गए आप जो बोल रहे हैं। हम सिर्फ एक क्वेश्चन है जो इसमें ई चार्ट में जब पराशरी में जब कर रहे हैं तो इसमें 12 में वेनस हमको एग्जल्टेड दिखा रहा है। अब जब हम इसको एक करेंगे, जिसको लगन पकड़ लेंगे, तब तो यहाँ तो वेनस आ जा रहा है, तो ऊंच नीच कुछ नहीं हो रहा है। तो वीनस आपका इसका का कहाँ पर है। डिफरेंस? वीनस कहाँ पर 12 है। हाउस, 12 हाउस में ट्वेल्व एग्जल्टेड है। हाउस में, सुनिए, 12 हाउस में वीनस है। यहां पर आपको ये दिख रहा है। नहीं, 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 आप वेनस यहाँ नहीं है, वेनस 5th हाउस में है। यहाँ पर 12, आप जो 8 8 राशि पकड़ेंगे तब यहाँ 12 जो है यहाँ पर विनाश हो रहा है। यहाँ सर ठीक इज जो इज आप ट्राइंग टू से कि वो बोल रहे हैं कि वो कुंडली घुमा देंगे। कुंडली घुमानी नहीं है, फर्स्ट हाउस को ही जो भी है मैं उसी वही को मैं सुनिए, मैं जितना आपसे पूछता जाऊं ना सिर्फ आप उतना बताते जाओ। आप अपने प्लेनेट की पोजीशन बोलो, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बस। वही तो सर, आप जब 8 लिखे हैं तो 12 में वेनस है।
ये 12 हाउस जहां में पर बना। 8, सुनिए नहीं, सुनिए, इनका जहां पर लगन कौन 8 सा है? नंबर लिखा इनका हुआ है, लगन लगन कौन सा है इनका, ये तो पता यहाँ चले। पर ये जो 8 नंबर लिखा हुआ है, ये यहीं पे लिखा हुआ है हाँ आपकी कुंडली में। हाँ 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 सर। तो इसका मतलब ये हुआ आपका वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो लगन है। यस यस यस। ठीक है, अब क्या स्कॉर्पियो साइन में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? नहीं नहीं नहीं। किस राशि में प्लैनेट बैठा हुआ है आपका? ये 12 12 राशि में। 12 राशि, कौन सा प्लैनेट है? यह वेनस है। यहाँ शुक्र। वीनस है, यहाँ हाँ वीनस है। ठीक है, यहीं बैठा है ना हाँ वीनस? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पर आपको अ, अपने चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर वीनस उच्च का दिख रहा है। भाई मीन यस राशि में यस यस 12 यस। नंबर, मीन राशि में वीनस उच्च का होता है। हाँ ठीक है, लेकिन यहां पर वीनस, अब आपको करना क्या है कि जहां पर ये 8 नंबर लिखा हुआ है ना, ठीक है, हाँ आप हाँ 8 की जगह अपने चार्ट में एक नंबर लिखिए फर्स्ट हाउस में। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से जब यहां पर आप पहुंचेंगे तो आपका वीनस जो है ना सिंह राशि में आएगा। यही पूछना चाह रहे थे तो। हाँ, सिंह राशि में तो वेनस मेरा उच्च उच्च नीच कुछ नहीं हुआ। सिंपल नहीं हो वो गया। मैं बताऊंगा, अभी आपको क्या समझना है ना, अभी सिर्फ इतना ही समझना है। मैं अभी आपको ओके ठीक है। लाल किताब की कुंडली बनाना सिखा रहा हूँ। ओके ठीक है, समझ ठीक, गए। किसी की ठीक। कोई भी कुंडली हो, किसी भी लगन से उसका लगन उसका स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, उस हिसाब से जहां पर भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, प्लैनेट को उसी तरीके से हम बैठा रखेंगे। बस उसको क्या करेंगे हम, उसका जो चार्ट है, लाल किताब का जब चार्ट बनेगा वो एक नंबर राशि से स्टार्ट होगा। प्लैनेट वही रहेगा, जैसे सपोज कि जैसे इनका वीनस यहाँ पर वृश्चिक लगन था, तो इनका वीन यहाँ पर 12 नंबर राशि आ रही थी, तो वीनस इनका 5th हाउस में था। तो लाल किताब कुंडली जब हम बनाएंगे तो ये 12 नंबर राशि यहां से हट जाएगी, ये हट जाएगी। यहां पर कौन सी राशि आएगी? क्योंकि एक नंबर है तो 1 2 3 4 5, यहां सिंह पर राशि। सिंह राशि आएगी। तो इनका जो वीनस है वो सिंह राशि में माना जाएगा लाल किताब की कुंडली के हिसाब से, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अब इसको हम आसान करने के लिए हम यहां पर अब हम राशि नहीं बोलेंगे, अब हम इसको सीधे हाउस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि लाल किताब कहती है राशि छोड़ नक्षत्र भूला, राशि को छोड़ दो, नक्षत्रों को याद नहीं रखना है। ठीक है, हमको जब हमारी राशियां फिक्स हैं, तो अब इन राशियों को हम चूंकि कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप राशि भी मान सकते, अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारा वीनस सिंह राशि में है। एक तो ये भी बोल सकते हैं लाल किताब के हिसाब से, दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा वीनस पंचम भाव में है, 5th हाउस में है। ठीक है, तो अभी तक इनको जो है ना अपना वीनस 12 नंबर राशि में दिख रहा था, मीन राशि में। तो इनको ये लग रहा था कि मेरा वीनस उच्च का है, लेकिन यहां पर लाल किताब क्या कहती है, काल पुरुष की कुंडली क्या कहती है, आपका वीनस यहां पर उच्च का नहीं होगा, आप होगा वो 12 नंबर राशि में ही, लेकिन 12 नंबर राशि कहां फॉल कर रही है? 12th हाउस में। तो आपका वीनस अगर यहां बैठा होगा तो उच्च का होगा। यह है काल पुरुष की कुंडली, यह है लाल किताब की कुंडली। हाँ। लाल किताब इस यस। तरीके से प्लैनेट्स को लेके चलती है। ठीक है, अब यहां पर बहुत बड़ा रोल आ जाता है इन राशियों का। जिस तरह पराशरी ज्योतिष में राशियों का बहुत बड़ा रोल है, उसी तरीके से लाल किताब में भी राशियों का बहुत बड़ा रोल है ना, चाहे इनको राशि बोलो चाहे हाउस बोलो। ठीक है, अब जैसे सपोज किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए यहां पर 7 नंबर लिखा होता, मान लीजिए तुला लग्न से उसकी कुंडली जो है ना वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहां पर शनि लिखा होता। ठीक है, अब आप इस पराशरी ज्योतिष के हिसाब से शनि को आप क्या बोलेंगे? उच्च का है। ठीक कुछ है, का। उच्च का है, लेकिन यहाँ पे नीच आपने है, यहाँ पे नीच का हो जाएगा। फर्स्ट हाउस शनि कंसिडर्ड हाँ, नीच। लेकिन लेकिन यहां पर क्योंकि कालपुरुष की कुंडली की बात हो रही है, लाल किताब की कुंडली की बात हो रही है, तो शनि जो है ना वो
मेष राशि में नीच का होता है। जो अभी तक आपको उच्च का प्लैनेट दिख रहा था पराशरी ज्योतिष के हिसाब से, ये शनि यहां पर नीच का हो गया। और शनि कहाँ का, किस हाउस का लॉर्ड है, किस राशि का मालिक है, मकर राशि का मालिक है, कुंभ राशि का मालिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शनि फर्स्ट हाउस में आते ही नीच का हो गया। किन दो हाउसेस को खराब करेगा, दसम भाव को खराब करेगा और 11वें घर को खराब करेगा, क्योंकि वो नीच का हो गया। मतलब इस व्यक्ति का करियर और लाभ और आमदनी ये दोनों गड़बड़ा गई। कर्म भाव का स्वामी, 11th लाभ भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में नीच का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाल किताब के सूत्रों के हिसाब से इस व्यक्ति का करियर प्रॉब्लम में आ गया, आमदनी और करियर प्रॉब्लम में आ गई। यही शनि मान लीजिए यहां पर बैठा होता, यहां पर भी वही रिजल्ट आते। क्यों? क्योंकि ये किसका घर है, पांचवा। सिंह राशि का मालिक कौन है, सूर्य। सूर्य और शनि आपस में कट्टर शत्रु। तो सूर्य के घर में शनि आते ही आपके करियर को खराब करेगा, आपकी लाभ की स्थिति को खराब करेगा। और पांचवा घर किसका है, आपकी बुद्धि का है, आपके संतान का है, निस्वार्थ प्रेम का है, ठीक है, और क्रिएटिविटी का है। शनि यहां पर बैठ के सिंह राशि सूर्य के घर में बैठा हुआ इन सब में प्रॉब्लम डालेगा। ठीक है, आसान है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। Udayveer ji, but I have one chart. Shani first house, too much money and very good career. हाँ, वो अभी सिचुएशन उसमें और होगी, और भी लगती है। देखिए, कोई भी ये जो है ना, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो लाल किताब का मैं परिचय करवा रहा हूँ आपसे। उनका शनि क्यों अच्छा है, क्यों अच्छे रिजल्ट दे रहा है, उस पे भी हम आएंगे। क्या फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि ऐसा नहीं है? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, लाल किताब में जब भी आप पढ़ेंगे तो लाल किताब में कोई भी प्लेनेट कहीं पर भी बैठा हो, उसके शुभ और अशुभ दोनों रिजल्ट लाल किताब कहती है। कि अगर ये शुभ होगा तो क्या रिजल्ट देगा, अगर ये अशुभ होगा तो क्या रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि ये प्लेनेट जिस हाउस में बैठा हुआ है ये शुभ है कि अशुभ है। मेन तो पहले ये हमको निकालना है ना। अगर शुभ होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, अशुभ होगा तो वहां पे खराब रिजल्ट देगा। अब यहां पर शनि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है नीच का। तो एक एक नजर में हमको यह समझ में आ गया कि शनि प्रॉब्लम में है, शनि अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन क्या सिर्फ शनि की नीचता ही ये डिसाइड कर देगी कि जो है ये इस चार्ट में शनि अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा? नहीं, अभी बहुत सारे सूत्र हैं जो शनि के ऊपर अप्लाई होंगे। अगर उन सूत्रों में, जैसे मान लीजिए हमने 10 सूत्रों से इसको अच्छा निकाल दिया, ठीक है, 10 पॉइंट हमको ऐसे मिले जो ये सिद्ध करते हैं कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि अच्छा है, ठीक है। लेकिन हमको 5 पॉइंट ऐसे मिले जो ये डिसाइड करता है कि इस हाउस में बैठा हुआ शनि अच्छा नहीं है। तो हम अनुपात देखेंगे, 5 तरीके से गड़बड़ हो रहा है, 10 तरीके से ये सही हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमको पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा देगा, है ना। तो इसीलिए हर व्यक्ति का, भाई शनि फर्स्ट हाउस में बहुत सारे व्यक्तियों का होगा, एक व्यक्ति का तो होगा नहीं। किसी का शनि बुरी तरीके से खराब होगा तो बेचारा बहुत बुरी स्थिति में होगा। किसी का शनि यहां पर उसकी तुलना में थोड़ा सा अच्छा होगा तो वो उससे बेटर होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा हो तो वो उसको अमीर बना देगा, जैसा कि आपने चार्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर जो है ना बहुत सारे अभी सूत्र लगेंगे, हम इसमें बहुत सारे, अभी अगर मैं सारे सूत्र बता दूंगा तो फिर एक ही प्लेनेट की बात हो जाएगी। तो अभी हम जो है ना अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि लाल किताब में, अच्छा हुआ आपने सही समय पे ये क्वेश्चन पूछा, तो पहले से ही कोई चीज अगर पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। लाल किताब के रूल्स ऐसे हैं जो आज आपने एक रूल पढ़ा,
कल जब आप दूसरा रूल पढ़ोगे ना, वो उसको ओवर रूल कर रहा होगा। तो आप जो है ना उस रूल को पकड़ के मत बैठिएगा कि आपने सर पिछली क्लास में तो ये बताया था और इस क्लास में आप ऐसा भी बता रहे हो। ठीक है, तो हर रूल को समझना है, सिचुएशन के आधार पे उन सारे रूल्स का हमको यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि बहुत तरीके से अच्छा हो सकता है, और सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ शनि, मान लीजिए शनि यहां बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है, ये इतना खराब हो सकता है कि व्यक्ति को बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा सकता है। ठीक है, तो हमको होता क्या है ना, लाल किताब जो है वो दो तरीके से किसी प्लैनेट को अच्छा बुरा मानती है। एक तो वो उसके सूत्रों के हिसाब से, जो लाल किताब के जो पर्टिकुलर सूत्र हैं, जो ग्रामर जिसको बोलते हैं, उस ग्रामर के हिसाब से उस पे जो रूल्स लग रहे हो उस हिसाब से वो अच्छा या बुरा बैठा हो, या अच्छा या बुरा कर लिया जाए। लाल किताब ये लाइन जरूर लगाती है। या मान लीजिए कोई प्लेनेट अच्छा बैठा हुआ है और उस प्लेनेट को आपने खराब कर लिया, तो वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। कोई प्लेनेट बहुत खराब स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति के कर्म इतने उस अच्छे हैं, उस प्लेनेट के पॉजिटिव वो कर्मास कर रहा है, तो वो खराब होते हुए भी जो है वो अच्छे रिजल्ट अपने देगा। और या फिर एक चीज और है, आप देखेंगे जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा और ये सब जितने लोग होते हैं जिनको संसार से कोई मतलब नहीं होता है, उनकी कुंडली उनसे मैच नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना अपना कनेक्शन जो है ना इन प्लैनेट से खत्म कर चुके होते हैं। उनके अंदर लोभ मोह लाभ मद मत्सर कुछ नहीं होता। सारे प्लैनेट्स की जो डिजायर है ना, वो सब किनारे कर चुके होते हैं, इसलिए उनकी कुंडली उनके जीवन से मैच नहीं करती है। या फिर ये कर सकते हैं, या फिर जो भी प्लेनेट की जहां पर जगह है। अब देखो, इस चार्ट को लाल किताब को समझने का बहुत आसान तरीका है। यहां पर शनि को क्यों खराब कहा गया? कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। पहला घर जो है ना, पहला घर में राशि किसकी है? मंगल की। मंगल क्या है? मंगल है तेज तर्रार एनर्जी, है ना। किसी भी चीज पे जो है ना तुरंत निर्णय लेने वाला और उसको अपनी एनर्जी के साथ में काम करने वाला, क्योंकि मंगल सेनापति है, उसको तो वर्क करना है, काम करना है। शनि क्या है? शनि स्लो कारक है। शनि प्लैनेट जो है ना वो स्लो चीज को दिखाता है, देरी को दिखाता है। मंगल को डिसिप्लिन से मतलब नहीं है। मंगल को वो काम करना है, चाहे वो जैसे हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े से हो, चाहे मार काट करके हो, चाहे जिस तरीके से हो, उसको अपना काम करना है। लेकिन शनि ये नहीं चाहता। शनि चाहता है भले ही देर से हो लेकिन सिस्टमैटिक हो। तो ये एनर्जी जो है ना दोनों मैच नहीं करती है। इसलिए जब भी शनि यहां पर होता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन के साथ साथ, अगर वो उसके अंदर चुस्ती फुर्ती भी हो, एनर्जी भी हो, तो यहां पर शनि ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो लाल किताब में जैसे फर्स्ट हाउस का जो मालिक है वो मंगल है। ठीक है, यहां पर मेष राशि का जो मालिक है वो मंगल है, तो ये मंगल का घर है। ये 2 नंबर टॉरस है, तो ये शुक्र का घर है। 3 नंबर बुध का घर है। 4 नंबर चंद्रमा का घर है। 5 सूर्य का घर है। 6 बुध का घर है। 7 शुक्र और बुध दोनों का घर है। ठीक है, अभी फिलहाल हम शुक्र लिखते हैं। 8 मंगल का घर है। 9 जो धनु राशि है, ये जुपिटर बृहस्पति का। ठीक है, ये शनि, मकर राशि का मालिक शनि होता है। कुंभ राशि का भी मालिक शनि होता है। और 12 नंबर इसका भी मालिक बृहस्पति होता है। ठीक है, अब यहां पर ये तो हो गए इनके मालिक। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर में मंगल की भी एनर्जी है, क्योंकि मेष राशि है। तो ये जो है ना, ये हो गई, इस घर पे जो अधिपत्य हो गया वो मंगल का हो गया।
फर्स्ट हाउस में मंगल की एनर्जी, सेकंड हाउस में शुक्र की एनर्जी। सेकंड हाउस किसका होता है? फैमिली का होता है ना। सेकंड हाउस फैमिली का होता है, परिवार का होता है। लाल किताब के हिसाब से ससुराल का भी होता है। ठीक है, लाल किताब के हिसाब से क्या, ये जो पूरा जो कुनबा होता है, जो फैमिली होती है, वो पूरा सेकंड हाउस है। तो इस फैमिली में सारे लोग आ जाते हैं, आपकी ससुराल भी आ जाती है ना, आपके घर परिवार वाले भी आ जाते हैं, और भी जो रिश्तेदार हैं वो सब आ जाते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस ये आपकी एनर्जी को बताता है, आपके खुद के स्वभाव को बताता है। ठीक है। तीसरा घर, ये मिथुन राशि है यहाँ पर, तो ये बुध का घर है। तो यहां पर जो राशि मालिक हैं, इनकी, इसको हम कहते हैं, इनकी ये जमीन है। ठीक। जैसे मंगल, मंगल की ये जमीन है, ये शुक्र की जमीन है। तीसरा घर बुध की जमीन है, चौथा घर चंद्रमा की जमीन है, पांचवा घर सूर्य की जमीन है, छठवां बुध की, सातवां शुक्र, मंगल, जुपिटर, शनि, 11वां घर शनि, और 12वां घर बृहस्पति। तो ये प्लैनेट जब भी अपने घर में बैठेंगे तो ऑब्वियसली अच्छी स्थिति में होंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। जैसे मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है, अपने घर में बैठा हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि ये प्लैनेट अपने ही घरों में बैठे हुए हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि इस, ये जो 12 घर हैं, इन राशियों के मालिकों की ये जमीन है, और जब भी ये अपने हाउसेस में बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब लेकिन यहां पर जैसे उल्टा हो जाए, जैसे मान लीजिए यहां पर जुपिटर आ जाए, इसको हटा दो। है ये शुक्र का घर, ये शुक्र की जमीन है, शुक्र का घर है, लेकिन यहां पर जुपिटर आके बैठ गया। अब क्या होगा? अब घर है शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करने का, और यहां पर जुपिटर आ गया, और अगर वो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला हुआ, हमेशा वो मंदिर में घंटी बजाने वाला हुआ, और इस तरीके की सिचुएशन हुई, तो कहाँ शादीशुदा लाइफ उसकी अच्छी होगी? नहीं होगी। घर है भोग विलास का, वहां पे आप पूजा किए जा रहे हो, तो वो एनर्जी मैच नहीं कर रही है। अगर इस व्यक्ति को अपने शादीशुदा लाइफ में अगर जुपिटर यहां पर प्रॉब्लम करेगा, तो उसको क्या चाहिए? उसको शुक्र की एनर्जी को अपनाना चाहिए, शुक्र के हिसाब से चलना चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए यही जुपिटर उठ के 10th हाउस में आ गया। 10th हाउस किसका है? शनि का है। शनि क्या है? शनि कर्म कारक ग्रह है। शनि जो है ना, अपने रूल्स पे चलता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एक डिसिप्लिन होता है, उस पे चलता है। जुपिटर क्या है? जुपिटर है एक साधु और सन्यासी। उसको जो है रूल्स और रेगुलेशन और डिसिप्लिन से क्या लेना देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी शोरूम में काम कर रहा है, ठीक है, किसी खाने की दुकान पे काम कर रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ा शॉप है, उस पे जो है ना एक व्यक्ति काम कर रहा है, और उसके 10th हाउस में जुपिटर बैठे। अब उसका माइंडसेट क्या रहेगा? मान लीजिए वो बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति उसके पास में आया, उसने कहा कि मुझे ये चीज लेना है, उसको वो चीज पसंद आई, और जब कहा ये 100 रुपए का है, उसने कहा मेरे पास तो 10 ही रुपए है। तो जुपिटर 10th हाउस वाला क्या करेगा कि वो बगैर सोचे समझे उससे कहेगा, ठीक है भाई, तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुझे जरूरत है इस प्रोडक्ट की, तू ले जा, चल बाद में पैसे दे दियो। है ना, जिसका जुपिटर 10th हाउस में होगा, क्यों? उसके कर्मों में अगर उसने जुपिटर प्रधान अपने आप को रखा, तो क्या होगा कि वो पैसे भी देने नहीं आया, मालिक ने बाद में जब हिसाब देखा कि यहाँ सामान तो बहुत था, सामान तो बहुत निकल गया, और उसके बदले पैसे कुछ नहीं आए, तो उसको क्या करेगा? काम पे तो रखेगा नहीं, हटा ही देगा ऑब्वियसली। तो अगर जुपिटर 10th हाउस में है, और अगर उसने अपना स्वभाव साधु स्वभाव रखा, तो उसका करियर जो है ना कभी स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए जुपिटर 10th हाउस में जब होता है ना, तो लाल किताब में एक लाइन लिखी है
कि नेकी कर जूते खा। तो ये सही लिखा हुआ है। जुपिटर 10th हाउस में हो और अगर आपने नेकी करना स्टार्ट कर दिया तो आप कभी भी जो है ना अपने कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। हर आदमी आपको जो है पागल बनाएगा, आपके साथ दगाबाजी करेगा, धोखा करेगा। आप फंसते ट्रैप होते चले जाओगे, आप उस लेवल पे तरक्की नहीं पा पाओगे। और अगर आपने शनि के गुण को अपनाया, क्योंकि शनि का घर है, शनि के गुणों को अपनाया, चुस्ती चालाकी दिखाई, अपने काम में डिसिप्लिन लाए, रूल रेगुलेशन बनाया, नहीं ये इस प्रोडक्ट ये भाई इतने का ही है, जब इतना पैसा दोगे तभी मैं आपको जो है ना इस प्रोडक्ट को दूंगा, ठीक है, तो व्यक्ति वो सफल रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी हाउस में जिस प्लेनेट की एनर्जी है, हमको जो है ना उसी एनर्जी के हिसाब से चलना है। अब ये तो हो गया हिदायत, लाल किताब इसको कहती हिदायत देना। जैसे होता नहीं, किसी डॉक्टर के पास में आप गए तो उसने कहा कि देखा, अच्छा विटामिन ए की कमी है, चलो ये चीज खाना शुरू कर दो, है ना, एक एक तरीके से हिदायत देती है उसको। एक एक तरीका ये होता है, अरे नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बीमार हो गया, बगैर दवा दिए उसका काम नहीं चलेगा। तो वो पोजीशन आती है, तब फिर लाल किताब के उपाय किए जाते हैं कि ये तो बुरी तरीके से पीड़ित हो गया ये प्लेनेट, ये तो बहुत निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तब फिर हम उसके उपाय करते हैं। और अगर जो है हमको चार्ट एनालिसिस करना है, किसी व्यक्ति को उसके बारे में हिदायत देनी है, जानकारी देनी है कि ये प्लेनेट की पोजीशन कैसी है, आपको ऐसे चलना है, अपने चार्ट के हिसाब से ऐसे चलना है, तो पहले उसको इस तरीके से भी दे सकते है ना। इसलिए इस एनर्जी को समझना जरूरी है, हर हाउस की एनर्जी को समझना जरूरी है। और एनर्जी डिसाइड होती है, पहला तरीका इस तरीके से, ये सबसे पहली सीढ़ी है। हर हाउस में उसके राशि मालिक की एनर्जी होती है ना, और इसका असर 80% होता है। मतलब अगर कोई प्लेनेट इन हाउसेज में इनका राशि मालिक बैठा हुआ है तो वो 80% रिजल्ट देने में सक्षम होता है। वो रिजल्ट अपने उस हाउस के प्रति वो देगा ही देगा, ठीक है, और शुभ देगा। क्यों? क्योंकि अपने ही घर में बैठा हुआ है, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, एक एनर्जी इसमें और होती है हर हाउस में, उसको कहते हैं, उसको कई नाम से बोल सकते हैं। उसको पक्का ग्रह भी बोल सकते हैं, हर हाउस का एक पक्का ग्रह होता है। उसको जड़ भी बोल सकते हैं, है ना, हर हाउस की एक जड़ होती है ना। तो यहां पर जो फर्स्ट हाउस है, इस जमीन का मालिक कौन हो गया? मंगल। इस पे मकान बना रखा है सूर्य ने, सूर्य इस घर का कारक है। इस हाउस में दो प्लेनेट की एनर्जी है, मंगल की ये जमीन थी और सूर्य ने यहां पर अपना मकान बनाया हुआ है। इसकी जो, इसको चाहे बुनियाद बोल लो, चाहे जड़ बोल लो, चाहे उसका घर बोल लो, ठीक है। अब सूर्य और मंगल इन इस हाउस पर अपना अधिकार रखते हैं। मंगल की चूंकि जमीन है तो मंगल का अधिकार 80% है, सूर्य ने चूंकि उस पर मकान बनाया हुआ है तो उसका अधिकार 20% हो गया। कोई बिल्डर जो है, किसी बिल्डर को आप जमीन देते हो तो कुछ रेशियो में डिवाइड होता है ना उसका लाभ और मुनाफा, कि भाई तुम्हारी जमीन है तो तुम 70% या 60% आप ले जाओ, मैं इस पे कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा तो 40% मैं रख लेता हूं। उसी तरीके से आप इस पे इसको मानो, ठीक है। तो सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस जमीन है शुक्र की, और ये पक्का घर है जुपिटर का, बृहस्पति का। थर्ड हाउस में बुध की ये जमीन है और मंगल ने यहां पर मकान बना रखा है। ये सारे नोट्स आपको मिले हुए हैं, है ना। मतलब आप वही पॉइंट्स नोट करो जो मतलब आपको समझने में आसानी हो, कि ये पॉइंट्स में नोट कर लो, हर चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने पहले ही आपको भेज दिया है वो, ठीक है। तो तीसरे घर में बुध की अपनी जमीन है और मंगल ने मकान बनवा रखा है, तो बुध और मंगल दोनों की एनर्जी है यहाँ पर थर्ड हाउस में। चौथे घर में चंद्रमा की जमीन है और चंद्रमा ने ही अपना मकान बना रखा है, तो पूरी तरीके से चंद्रमा इस हाउस पे रूल करता है। पांचवें घर में अगेन
जुपिटर का हाउस है ये, जुपिटर का पक्का घर है, जुपिटर ने मकान बनवा रखा है। छठवां घर बुध की जमीन है और केतु का पक्का घर है। ठीक है, इस हाउस में बुध और केतु का बराबर का हक है। ठीक है, यहाँ पर जुपिटर लिखा है। ये जो हाउस है ये शुक्र का है। ठीक है, शुक्र की यहाँ पर जमीन है और बुध का ये पक्का घर है। बुध ने यहाँ पर मकान बनवा रखा है, इसीलिए ये हाउस व्यापार का भी कारक है और रिलेशन का भी कारक है। बुध व्यापार, शुक्र रिलेशनशिप। ठीक है, आठवां घर में मंगल की जमीन है और शनि ने अपना मकान बना रखा है। दो प्लेनेट की एनर्जी है। शनि मौत, मौत रिप्रेजेंट करता है, आठवें घर में शनि मौत को रिप्रेजेंट करता है। और मंगल, मंगल में भी बहुत सारी, आठवां घर क्या है, सडन समस्या, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, चीर फाड़, ये दुनिया भर की चीजें मंगल देता है। नवां घर जुपिटर का, जुपिटर का जमीन है और जुपिटर ने ही अपना मकान बनवा रखा है, तो ये इस पे पूरा जो हक है वो जुपिटर का है, नाइन्थ हाउस पे। इसी तरीके से टेंथ हाउस, ये शनि का अपना जमीन है, शनि की राशि है मकर राशि, और शनि ही इस घर का पक्का ग्रह है। शनि ने ही अपना मकान बनवा रखा है, तो 10वें घर में पूरी तरीके से शनि का आधिपत्य है। 11वें घर कुंभ राशि है, शनि की जमीन है, लेकिन जुपिटर ने अपना घर बना रखा है। जुपिटर इसका मतलब इस हाउस का पक्का ग्रह है। और यहाँ पर बृहस्पति की ये जमीन है और राहु ने यहाँ पे मकान बना रखा है। राहु का ये पक्का घर है। अब सारी जो है ना चीजें, जो प्रिडिक्शन की जो प्रथम दृष्टया आप देखते हैं ना कुंडली में, बस इन्हीं दो प्लेनेट पे आधारित है। अब जो है, ये तो हर हाउस में इन दो प्लेनेट की एनर्जी होगी। जैसे फर्स्ट हाउस में मंगल सूर्य की एनर्जी, सेकंड हाउस में शुक्र और जुपिटर की एनर्जी, तीसरे घर में मंगल बुध, चौथे घर में चंद्रमा की एनर्जी, पांचवें घर में जुपिटर और सूर्य की एनर्जी, छठवें घर में बुध और केतु, सातवें में बुध और शुक्र, आठवें घर में मंगल और शनि, नवें घर में जुपिटर की, 10वें घर में शनि की, 11वें घर में जुपिटर और शनि, और 12वें घर में बृहस्पति और राहु। अब इसके अलावा जो भी इन घरों में आएगा वो किराएदार की भूमिका में आएगा। मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट, जैसे मान लीजिए बुध ही आ गया, बुध आ गया फर्स्ट हाउस में, तो सूर्य, सूर्य का तो मकान है, मंगल की जमीन है, लेकिन बुध यहां पर एज ए किराएदार आया है। या शुक्र आ गया, शुक्र यहां पे एज ए किराएदार आएगा। कोई भी मंगल सूर्य के अलावा कोई भी प्लेनेट आएगा वो एज ए किराएदार आएगा। अब उस प्लेनेट के जो रिजल्ट है, उसकी शुभता और अशुभता इस बात पे डिसाइड करेगी, इस बात पे डिसाइड होगी कि उसके यहाँ के जमीन मालिक से और मकान मालिक से संबंध कैसा है। ठीक है, आपने कोई मकान जो है लिया और आपके मकान ने, आपके अपने मकान में किसी किराएदार को आपने रख दिया। अगर उस किराएदार की एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच कर रही है तो आप भी खुश, वो किराएदार भी खुश। और अगर एनर्जी मैच नहीं कर रही है तो आप भी डिस्टर्ब रहोगे और वो किराएदार तो डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा, आप भी डिस्टर्ब रहोगे। तो कहने का मतलब यह है, अगर फर्स्ट हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट आके बैठ जाएगा जो सूर्य और मंगल का शत्रु है, तो वो प्लेनेट तो खराब होगा ही होगा, साथ में मंगल सूर्य भी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं रहेंगे, वो भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। समझ में आया ये सूत्र? अगर किसी हाउस में, जैसे सेकंड हाउस को लेते हैं, शुक्र और जुपिटर का घर है, शुक्र और बृहस्पति का घर है, अगर यहां पर कोई ऐसा प्लेनेट आ जाए जो बृहस्पति और शुक्र दोनों का मित्र हो। ठीक है, बृहस्पति, अंश मुझे पानी दे दो। सेकंड हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट आ जाए जो शुक्र का भी मित्र हो और जुपिटर का भी मित्र हो,
तो वो प्लेनेट भी धन देने में बहुत अच्छा सक्षम होगा। और शुक्र और बृहस्पति जिस हाउस में बैठे होंगे वहां पर भी वो बहुत कंफर्टेबल होंगे। आपने अपने घर में कोई किराएदार रख दिया, आप उस घर में नहीं रह रहे हो, तो वो घर तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो किराएदार से आपके संबंध अच्छे नहीं है, उसको जहां मौका मिलेगा आपके घर को खराब करेगा ही करेगा। और आप भी जिस घर में बैठे होंगे, मान लीजिए आपका किराए पे मकान दे रखा है दिल्ली में, आप बेंगलोर में बैठे हुए हैं, तो बेंगलोर में आप जिस घर में बैठे होंगे ना, वहां वहां पे भी आप पूरी तरीके से टेंशन फ्री नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको चिंता लगी रहेगी मेरा घर में गड़बड़ी हो रही है। सेम वही लॉजिक जो है ना, उठा के आपको यहाँ पे ले आना है प्लैनेट्स को। जैसा आप सोचते हो वैसे ही प्लैनेट सोचते हैं। तो कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में आता है, उसकी शुभता और अशुभता, वो रिजल्ट कैसे देगा, वो इस बात पे डिसाइड होगा कि उसके जो है यहाँ के जमीन मालिक मतलब राशि मालिक से, और यहाँ के मकान मालिक मतलब यहाँ के इस घर के कारक से संबंध कैसे है। ठीक है। अब जैसे इस ये चीज क्लियर होगी। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। ये चीजें, कुछ चीजें याद करनी होती हैं। एक तो याद तो हो ही यस जाएगा सर। कि भाई मेष राशि का मालिक सूर्य है, 2 नंबर राशि का मालिक जो शुक्र है। तो ये तो आप हमेशा पढ़ते आए हो, तो ये चीजें आराम से याद हो जाएंगी, है ना। हर किसी को राशियों के मालिक हैं ये, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद है। लेकिन जो कारक है ना, इसको याद करना पड़ेगा। अब इसमें आप देखो, जुपिटर जो है ना, कितने घरों का मालिक है। जुपिटर सेकंड हाउस में भी एनर्जी है, जुपिटर की पंचम भाव में भी एनर्जी है, जुपिटर की नवम भाव में भी एनर्जी है, जुपिटर की 12वें भाव में भी एनर्जी है, जुपिटर की 11वें भाव में भी एनर्जी है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 घरों का मालिक है जुपिटर। सोचो जुपिटर का अच्छा होना कितना अच्छा है कुंडली में। अगर एक जुपिटर अच्छा है आपकी कुंडली में, तो आपके पास में पैसा अच्छा है, आपकी संतान अच्छी है, आपका भाग्य सपोर्ट आपको करता है, आपकी आमदनी अच्छी है, और इन सबको भोगते हुए लास्ट में आप मोक्ष की भी प्राप्ति कर ले। 5 हाउसेस का मालिक है बृहस्पति। इसीलिए सबसे पहले कुंडली में बृहस्पति को देखो, बृहस्पति की स्थिति कैसी। अब यही बृहस्पति, देखिए इनको सबको मिटा देते हैं पहले। ये चीज तो समझ में आ गया ना, कारक और मालिक इतना समझ में आ गया, कारक किसको कहते हैं, मालिक किसको कहते हैं। ठीक है। यस सर। अभी तक कोई क्वेश्चन हो, कुछ कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछे, किसी भी चीज का कोई डाउट हो। जी सर। सर गुरु को समझ में आया कि 12th राशि 12वें भाव में खुद की राशि है, बट वहां पे राहु है, तो हाउ जुपिटर इज कंफर्टेबल विद दैट एनर्जी ऑफ द। अभी उनके बारे में भी बात करेंगे, अभी उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। अभी जो है ना, जैसे सपोज अभी तक हमने ये बताया आपको मालिक और कारक के बारे में। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर अ, यहां पर मान लीजिए जुपिटर बैठा हुआ है। ठीक है। 6 हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। यहां पर बुध बैठा हुआ है। ठीक है। यहां पर शुक्र बैठा हुआ है। ठीक। अब ये जो जुपिटर है ना, अब इसको रीड करते हैं। जुपिटर बैठा हुआ है 6 हाउस में, किसके घर में? बुध के घर में। बुध क्या करता है 6 हाउस में? 6 हाउस का मालिक क्यों है बुध? 6 हाउस क्या है? 6 हाउस जो है ना, आप दुनिया में जो भी आप सर्विसेज देते हैं उसके एवज में मिलने वाला पैसा है 6 हाउस। अगर यहां पर किसी का बुध होता है तो ये लोग जो होते हैं ना, वो अपनी सर्विसेज का पैसा बहुत आसानी से निकलवा लेते हैं। ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, कस्टमर से अपना पैसा बहुत इजीली निकलवा लेते हैं। इसीलिए छठवें घर का मालिक बुध है। यहां पर आ गया जुपिटर, इसका मतलब जुपिटर की बुध से एनर्जी मैच नहीं कर रही है। ठीक है।
अब जुपिटर क्या है, जुपिटर जिसका भी यहां पर होगा वो जो भी अपनी सर्विसेज देगा उसका पैसा जो है ना वो कस्टमर से मांगने में झिझकेगा, अपनी सर्विसेज का पैसा वो ले नहीं पाएगा, जुपिटर यहां पर होगा। अब ये जुपिटर कितना पीड़ित है ये डिसाइड करेगा। एक तो ये हो गया कि जुपिटर की एनर्जी यहां पर ठीक नहीं है, तो ये हमको पता चल गया जुपिटर यहां पर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, पहला रूल पता चल गया। अब दूसरा हमको क्या देखना है, जुपिटर की हमको जड़ देखनी है। चलो, हम जिस घर में बैठे हैं हम खुश नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारे घर में अगर कोई शत्रु ग्रह बैठा है हमारा तो हम और खुश नहीं है। तब तो हमारे खुशी का जो दुख का पैमाना है ना वो तो बढ़ गया ना, कि हम जहां बैठे हैं वहां पे भी दिक्कत है और हमारे घर में भी दिक्कत फैली हुई है, तो हम ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो हम ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वही कहानी हर प्लेनेट के ऊपर लागू होती है। एक तो जुपिटर यहां बुध के घर में बैठा हुआ है, प्रॉब्लम में है। ऊपर से यहां पर जुपिटर का शत्रु शुक्र बैठ गया बृहस्पति के घर में, तो ये जुपिटर और प्रॉब्लम में आ गया। अब यहां पर जुपिटर 6 हाउस में अपने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एनर्जी मिलानी है, किस हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। हमको सिर्फ दो चीज याद रखनी है। एक तो कोई भी हाउस की जब भी हम प्रोडिक्शन करेंगे, सर किसी भी, जड़ जैसे किसको मान बोल रहे लीजिए, हैं? सुनिए सुनिए, पहले सुन लीजिए पूरा। किसी भी हाउस की, जैसे मान लीजिए हमको चौथे घर के बारे में जानना है। चौथा घर क्या है, चौथा घर हमारे सुख का है ना, हमारी मानसिक शांति का है, हमारे घर की सुख शांति का है, रुपए वो सॉरी गाड़ी मकान इन सब का है ना, प्रॉपर्टी का। चौथा घर, अब चौथे घर में चौथा घर का मालिक कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा है। चौथा घर हमारी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा का ही ये पूरी तरीके से यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी, क्योंकि जमीन भी चंद्रमा की, मकान भी चंद्रमा का बना हुआ है। अब यहां पर शुक्र आके बैठ जाए, चंद्रमा का शत्रु है। अब ये शुक्र यहां पर बैठ के अपनी चीजों में प्रॉब्लम देगा। शुक्र किन चीजों का कारक होता है, शुक्र आपके पार्टनर का कारक होता है। अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी का कारक है, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति का कारक है। तो ये शुक्र जो है ना किसी न किसी रूप में आपको प्रॉब्लम देगा। अब अगर एक तो ये शुक्र ने प्रॉब्लम दिया ही दिया, अब मान लीजिए चंद्रमा भी, चंद्रमा जो चंद्रमा का ये घर है, चंद्रमा भी खराब स्थिति में जाके बैठ जाए। मान लीजिए चंद्रमा शनि के घर में बैठ गया, यहां बैठ गया चंद्रमा, अब ये शुक्र भी अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा, फोर्थ हाउस के रिजल्ट को खराब करेगा, और चंद्रमा भी पीड़ित है, तो चंद्रमा बुरी तरीके से पीड़ित हो जाएगा यहां पर। मतलब इस व्यक्ति की, चंद्रमा किन का कारक है, मन का कारक है, माता का कारक है, आपकी मानसिक स्थिति का कारक है, रुपए कैश लिक्विडिटी का भी कारक है चंद्रमा, नगद पैसे का। फादर की 10वें घर में चंद्रमा, ये फादर की प्रॉपर्टी का भी कारक माना जाता है ना। तो इन सब सारी चीजों को ये खराब करेगा। तो कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में आता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो प्लेनेट किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी हाउस में अगर बैठा हुआ है, तो आप ये देखिए कि उस हाउस का मालिक और कारक कैसा है, उसके साथ में संबंध कैसे हैं इस प्लेनेट के। एक चीज, अगर उसके संबंध के हिसाब से ये आप डिसाइड कर लो कि हाँ ये शुभ है, मतलब इसके संबंध यहाँ के कारक और मालिक से अच्छे हैं, और इसकी जड़ में भी कोई इसका शत्रु ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब वो प्लेनेट आपको हमेशा शुभ रिजल्ट देगा, हमेशा शुभ रिजल्ट देगा वो। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप, पूछिए। सुनिया सुनिया ये। हाँ जी, राम राम, जय श्री राम राम। राम जी। मैं ये मेरा पहला क्लास है तो मुझे थोड़ा
बहुत धीरे समझ आ रहा है और मुझे ज्यादा सुनिए, मैं सिर्फ जो है ना एस्ट्रोलॉजी का। अभी 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 जो है, मैं ये जो क्लास है ना मेरी, वो मैं सिर्फ आज लाल किताब का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये कोई काउंट नहीं होगी क्लास। अच्छा। ठीक है, अच्छा। वो सिर्फ मैं हाँ। बता रहा हूँ क्लास के लाल किताब क्या है, लाल किताब को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे हमको समझना है। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है। हमारी जो अच्छा। अच्छा। क्लास स्टार्ट होगी वो प्रॉपर हमारी हर प्लेनेट के हिसाब से होगी। कौन सा प्लेनेट क्या कहता है, प्लेनेट के कारक तत्व क्या है, हाउस के हाँ कारक तत्व जी, हाँ क्या है, वो सारा मैं बताऊंगा आपको। जी जी, सिर्फ वही मैं मेरा ये जो प्रश्न है ना, था। मैं लाल हाँ। किताब को कैसे हमको लेके चलना है, लाल किताब को हमको कैसे पढ़ना है, लाल किताब को हमको कैसे पकड़ना है, लाल किताब का कॉन्सेप्ट क्या है, बस इसलिए आज मैंने ये क्लास रखी जी जी, है वही ना। मेरा सर प्रश्न था, क्योंकि मैं उतना समझ नहीं पा रही हूँ कौन सा ग्रह नहीं किस कोई चीज बात, का आप कारक बिल्कुल भी है। परेशान मत हो, वो हम बिल्कुल प्रॉपर वे में हम लेके चलेंगे उसको। हर जी हाउस के बारे में बात करेंगे, हर प्लेनेट के बारे में बात करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। जी जी। सर धन्यवाद। हाँ जी। सर जड़ किसको बोल रहे हैं? देखिए, जड़ हम बोल रहे हैं जिसका, आप जड़, जैसे जड़ में कंफ्यूजन हो रहा है उसको भूल जाइए। आप ये याद रखिए, एक, हर हाउस का एक मालिक है, राशि लॉर्ड है, और एक का वो पक्का घर यस। है ना। तो जड़ छोड़िए, अगर जड़ से आप याद रख सकते हैं, देखिए जड़ उसको बोलते हैं जिसका वो पक्का घर होता अच्छा अच्छा। है ना। उसने वो उस जमीन पे वो जड़ से जुड़ गया है, उसने मकान बना रखा है, बुनियाद अपनी बना रखी है वहां पे। ठीक है, तो जड़ हो अच्छा गया पक्का घर, और जो उस घर का मालिक है वो हो गया राशि लॉर्ड, उस जमीन का मालिक हो गया। तो अच्छा। ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से एक नंबर से कुंडली स्टार्ट होती है। सबकी कुंडली एक नंबर से स्टार्ट होगी, मेरी भी स्टार्ट होगी एक नंबर से, सोनिया जी की भी स्टार्ट होगी एक नंबर से, आपकी भी हो, सबकी कुंडली एक नंबर से स्टार्ट होगी। इसीलिए राशियों का स्थान फिक्स है। ठीक है, तो ये जो है ना, इस तरीके से हम, हाँ सोनिया जी पूछिए। तो सर, तो ये हर साल कुंडली नहीं बनती है, मतलब हाँ, वो भी अगर। बनती है, वो वर्षफल कुंडली है, वो टॉपिक हम बाद में लेके आएंगे। ओके। अभी तो सिंपल जो है ना, आप कुंडली को मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हमको अपनी कुंडली देखना। भाई कुंडली देखना तो आप क्लास 1 से शुरू कर दोगे ना, है ना। तो कैसे देखना है सिर्फ मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर हुई। हमको क्या याद रखना है, हमको एक तो जमीन किसकी है कुंडली में उसको याद रखना है, उस जमीन पे वो पक्का घर किसका है उस प्लेनेट को याद रखना है। बस हमको ये दो चीज याद रखनी है सबसे पहले। उसी हिसाब से जो है ना प्लेनेट की, जिस तरीके वो शत्रुता मित्रता प्लेनेट की हम लोग पढ़ेंगे अभी, तभी तो आप पता कर पाओगे ना कौन सा प्लेनेट किसका शत्रु है ना, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ जो है मैंने आपको बताया है जनरल। तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, लाल किताब की दृष्टियां भी यहाँ पर काम करती हैं, है ना। बहुत सारे सूत्र हैं जो यहाँ पर हर, जो है ना, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी उसमें हम सिखाएंगे आपको हर सूत्र से। ग्रामर से ही आपको जो है ना प्रिडिक्शन करना सिखा दूंगा मैं। शुरुआत की जो ग्रामर है उसी से ही आप कुंडली को देख के आप अंदाजा लगा लोगे, देखते ही अंदाजा लगा लोगे कि ये कुंडली क्या कहती है, इसका जीवन किस तरीके से चल रहा होगा, कौन सा प्लैनेट शुभ है कौन सा अशुभ है, ये आपको शुरुआत में ही पता चल जाएगा कुछ ही क्लासेस में। ठीक है, तो तरीका यही है सबका, हर चीज को अ, देखने का। इसी तरीके से हम देखेंगे कुंडली को, इनके मालिक घरों को याद, मालिकों को याद रखेंगे और कारक को याद रखेंगे। फिर जो है ना, उच्च का नीच का इसमें भी होता है। हर घर में एक प्लेनेट ऐसा आएगा जो उच्च का बैठा होगा, है ना? एक प्लेनेट ऐसा होगा जो नीच के रिजल्ट दे रहा होगा। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे आगे। इतने में कोई चीज और कुछ पूछना चाहता हूँ लाल किताब के बारे में, कुछ जानना चाहता हूँ वो पूछिए। हम लोग अभी जो है ना, मैंने आज क्लास इसलिए रखी है, आप लोगों से मिलना चाहता था मैं,